हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बायोलॉजी टीचर रोहित यादव। आज हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दो टॉपिक को हम लोग आज देखेंगे। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, जो हमारा हार्ट है वो उसका जो फंक्शन है उसको रेगुलेट कौन करता है। तो चलिए देखते हैं। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब है जब कोई चीज़ स्वतः करे, अपने अंदर से ही करे। तो जो हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी है, सिस्टोल होना, डिस्टोल होना, ये सब वो खुद कंट्रोल करता है, उसको कोई बाहर से कंट्रोल नहीं करता है। इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर ज़्यादातर चीज़ें हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस में हो जाता है, तो उसकी जो ये है हार्ट बीट, इसको रेगुलेट कौन करेगा, क्योंकि वो तो बेहोश है, वो तो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। या कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। तो इसका एक बेनिफिट है कि ये खुद से अपने आप को रेगुलेट करता है। इसको ब्रेन से रेगुलेट, ब्रेन इसको नॉर्मल एक्टिविटी में इसको ब्रेन रेगुलेट नहीं करता है, ये अपने आप को खुद से रेगुलेट करता है। इसलिए ये काम बढ़िया भी है। तो कौन करता है, चलिए देखते हैं। दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड। तो ये ऑटो रेगुलेटेड है, अपने आप को स्वयं रेगुलेट करता है बाई स्पेशलाइज मसल। और वो मसल कौन सा है, नोडल टिश्यू, जो ऐसे नोड, ए बी नोड और बंडल ऑफ हिस ये सब बनाते हैं, ये खुद ही इसको रेगुलेट करते हैं, नोडल टिश्यू। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। और इसीलिए हार्ट को जो है मायोजेनिक बोलते हैं, क्योंकि ये स्वयं से रेगुलेट करता है, इसके पास नोडल टिश्यू हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं। A special natural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system। कह रहे हैं कि एक स्पेशल जो आपका ब्रेन है उसका एक सेंटर है जिसको मेडुला ओब्लोंगेटा बोलते हैं। मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन, वो जो है थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकता है कार्डियक फंक्शन में। और किसके थ्रू कर सकता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको, जो कि आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में कंट्रोल करे और हमको बिना बताए, मतलब कि हमें पता भी नहीं है, हमें उसके लिए कुछ करना भी नहीं है, खुद वो कंट्रोल कर देगा, खुद जब मर्जी स्टॉप कर देगा जब उसको ज़रूरत लगेगी, और हमें उसके लिए कुछ नहीं करना है। तो वो आ जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व और एक सिम्पैथेटिक नर्व। तो चलिए देखते हैं आगे। नर्वस सिग्नल, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिम्पैथेटिक नर्व। जो न्यूरल सिग्नल है वो सिम्पैथेटिक नर्व के द्वारा, जो कि पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। तो देखिए इसमें दो होते हैं, एक तो सिम्पैथेटिक एंड दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिम्पैथेटिक है वो हमेशा इस पे काम करता है कि कोई चीज़ बढ़ाना है। अगर और सरल शब्दों में कहें कि ये हमेशा एनर्जी लॉस का काम करता है, चाहे हार्ट बीट बढ़ाना हो, ब्लड प्रेशर बढ़ाना हो, जो भी करना है, ये हमेशा एनर्जी लॉस का काम करता है सिम्पैथेटिक नर्व, क्योंकि बढ़ेगा कोई चीज़ तो एनर्जी लॉस होगा ही। तो न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिम्पैथेटिक नर्व, जो कि पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। तो ये जो है उसके हार्ट बीट को बढ़ा देता है, बढ़ा सकता है। आगे है द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। मतलब जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रिक्शन हो रहा था उसको ये और ज़्यादा कॉन्ट्रिक्ट करवाता है, और ज़्यादा ये सिकुड़ता है। तो उससे कार्डियक आउटपुट क्या होता है, 1 मिनट में कितना ब्लड जो है हार्ट से निकलता है, तो कार्डियक आउटपुट भी जो है बढ़ जाता है। आगे है ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व न्यूरल सिग्नल, जो कि अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है। तो ये क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। मैंने बोला था ना, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक जो है ऐसा काम करता है, हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन का काम करता है, और सिम्पैथेटिक क्या करता है, एनर्जी को जो है लॉस करता है। और सिम्पैथेटिक जो है एनर्जी लॉस करता है, पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी कंजर्व करता है। तो ये भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। डिक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, तो हार्ट बीट की क्या करता है, डिक्रीज कर देता है,
स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। और क्या करता है, स्पीड को भी कम कर सकता है, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल है उसकी स्पीड को स्लो कर देगा। तो मतलब कि जो एक्शन पोटेंशियल जल्दी जल्दी जा रहा था वो थोड़ा सा लेट जाएगा, और फिर वो हार्ट का जो 1 मिनट में जितनी बार उसका धड़क रहा था हार्ट, उसको भी ये उसके नंबर को कम कर देगा। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट को भी कम कर सकता है, कार्डियक आउटपुट को भी ये कम कर देता है। आगे है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जो एड्रीनल ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होती है, एड्रीनल ग्लैंड, वो जो हार्मोन्स रिलीज करती है एड्रीनालिन, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, तो जो एड्रीनल की हार्मोन्स रिलीज होता है वो भी इसके आउटपुट को बढ़ा सकता है, कार्डियक आउटपुट को। आगे देखेंगे डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर हैं देखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाई बीपी के नाम से भी जानते हैं लोग, आप जानते होंगे। तो हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर, इसको एज अ ब्लड प्रेशर के रूप में जानते हैं। हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज द हायर देन नॉर्मल। जब ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से हाई होता है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन के रूप में जानते हैं। नॉर्मल क्या होता है, 80 से 120। 80 होता है डिस्टोलिक प्रेशर जब वो रिलैक्स कर रहा होता है, और 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर जब वो कॉन्ट्रिक्शन करता है। इन दिस मेजरमेंट 120 मिलीमीटर Hg, मिलीमीटर में Hg मतलब मिलीमीटर ऑफ द मर्करी प्रेशर इज द सिस्टोलिक प्रेशर, वो वही बात है। तो वो सिस्टोलिक प्रेशर है। आर पंपिंग प्रेशर एंड 80 मिलीमीटर Hg इज द डायस्टोलिक प्रेशर आर रेस्टिंग प्रेशर, जब वो रिलैक्स कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है। इफ़ रिपीटेड चेकअप ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल 140 to 90 आर हायर इट शो द हाइपरटेंशन। अगर किसी का 140 से 90 आता है तो वो उसका ब्लड प्रेशर हाई है, इट शो द हाइपरटेंशन, तो वो हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है। हाई ब्लड प्रेशर लीड द हार्ट डिजीज़, और जो हाई ब्लड प्रेशर है वो तमाम तरह की दिल की बीमारियों का जो है शुरुआत कर देता है। एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, और वाइटल ऑर्गन जो हैं इनको भी अफेक्टेड करता है, जैसे कि इनमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो रप्चर होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर। आगे है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं, वो जो मतलब आर्टरी होती है हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। हार्ट की जो मसल्स हैं काम करती हैं, उनको भी एनर्जी चाहिए, तो उनको जो ब्लड सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो भी हार्ट को प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफ्टन रिफर्ड टू एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। तो जो कोरोनरी आर्टरी है ये अफेक्टेड हो जाती है अगर, और ब्लड की जो सप्लाई है हार्ट के मसल्स को, हार्ट के मस्कुलेचर को, तो भी प्रॉब्लम आ जाती है अगर उसकी सप्लाई अफेक्टेड होती है। तो जिसको नाम से जानते हैं CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और उसी को हम लोग जो है एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द काज बाई डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो अगर उसकी जो आर्टरी है उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, एंड फाइब्रस टिश्यू, और किसी फाइब्रस टिश्यू का भी डिपोजिशन हो जाता है, विच मेक द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी नैरोवर। और तो उसके जो अंदर का पार्ट है जिसमें वो ब्लड फ्लो हो रहा है, जिसको आप ल्यूमेन बोलते हैं, वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ब्लड की सप्लाई जो है कम हो जाती है और प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के नाम से जानते हैं। आगे है एंजाइना। चलिए देखते हैं ये क्या है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसको सामान्यतः एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, मतलब एक भयानक सा दर्द उठेगा
सीने में, चेस्ट में। अपीयर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। और ये कब होता है? जब हार्ट की मसल को बराबर जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। तो एंजाइना कैन अकर्स इन मेन आर वोमेन ऑफ एनी एज। किसी मेल में या फीमेल में, ह्यूमन के किसी भी उम्र में हो सकता है, एनी एज, बट इट इज़ अ मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज ऑफ द एल्डरली। एल्डर जो होते हैं उनके जो मिडिल का पार्ट है, एल्डर के मिडिल का जो पार्ट है, इसमें जो है मेल या फीमेल को अक्सर ये देखा जाता है, बाकी किसी भी एज में हो सकता है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। ये किसी भी कंडीशन से हो सकता है जो कि ब्लड फ्लो, जो भी कंडीशन ब्लड फ्लो को अफेक्टेड कर रही है तो भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये हार्ट की मसल्स को जितना चाहिए उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एक्यूट चेस्ट पेन होगी। आगे है हार्ट फेलियर। तो चलिए देखते हैं हार्ट फेलियर को। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन द नॉट पंपिंग ब्लड एक्टिविटी एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। कह रहे हैं हार्ट फेलियर वो ऐसी कंडीशन है, चाहे जैसे क्रिएट हो, बस जितना चाहिए, जितना उसको ब्लड मिल रहा है, अगर वो सप्लाई नहीं कर पा रहा तो हार्ट फेलियर के नाम से हम लोग जानेंगे। इट इज़ सम टाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, बिकॉज द कंजेस्टिव ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ द डिजीज़। कह रहे हैं कि इसका जो मेन सिम्टम है, जो मेन लक्षण है इस बीमारी का, वो ये है कि जो लंग्स है वो कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, घना हो जाता है। वो जितना एक्सपैंड कर लेता है, कॉन्ट्रिक्ट कर लेता है, उतना कर नहीं पाता है, तो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, घना हो जाता है। अक्सर कुछ लोग जो स्मोकिंग करते हैं और जो सीमेंट की किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका लंग्स जो है जितना वो हमेशा सिकुड़ता और फैलता है उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि उसमें अंदर में जो है कार्बन जम जाते हैं स्मोकिंग करने वाले, और सीमेंट जम जाते हैं जो सीमेंट की फैक्ट्रियों में काम करते हैं या ऐसे जहाँ भी काम होता है सीमेंट का। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर हमेशा मतलब कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है ये। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट जो है बीट करना स्टॉप कर देता है, तो हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम द कार्डियक अरेस्ट। ये कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है। आर हार्ट अटैक जैसा भी नहीं है। व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जब जो है हार्ट की मसल्स ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनको अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये हार्ट अटैक, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है, बल्कि ये एक तीसरी प्रॉब्लम है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो बताइए, और अगर प्रॉब्लम नहीं रहती है और अच्छा लगता है तो भी बताइए। थैंक यू।